प्रेजेंटिंग माय केस और जनरल इन्फॉर्मेशन कल फिर जो अपना केस है वो प्रेजेंट करेंगे. सो टुडे द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज बैक्टीरिया एंड सेप्सिस. दोनों टर्मिनोलॉजीज आपने बहुत दफ़ा सुनी होंगी हाउस जॉब के दौरान भी, और प्रॉब्ली हाउस जॉब के बाद जब आप लोग कहीं पे अगर आप हॉस्पिटल में ख़ास तौर पर आईसीयूज़ में अगर अराउंड वर्क कर रहे हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि पेशेंट जो है सेप्सिस में है. ये टर्मिनोलॉजी आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी. एंड मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग कि सेप्सिस एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन, हाउ वुड यू डिफाइन सेप्सिस, और किस बेस पे आप इसको सेप्सिस कहते हैं, और बैक्टीरिया किसको कहेंगे, सेप्सिस किसको कहेंगे. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये आपको टर्मिनोलॉजीज लाइफ लॉन्ग यूज़ करनी पड़ेंगी. जब तक आप डॉक्टर हैं और जब तक जिंदा है तो ये आपको ना सेप्सिस वाली टर्मिनोलॉजी तो आप हर जगह यूज़ भी करेंगे और आपको सुनने में भी मिलेगी. प्रेजेंटेशन जो मेरी होगी वो उसकी ये जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं वो ये हैं, वन बाय वन चलते हैं. So basically, first it was the word was derived from decomposition or decay, and it was initially used back in before 2700 years ago in Homer's poem. Homer बड़ा एक famous poet था, उसकी poem में first ये sepsis वाली definition या terminology यूज हुई थी. But officially जो इसकी first definition थी that was coined by Hugo, जो कि एक साइंटिस्ट था. उसकी एज पर हिज डेफिनेशन, सेप्सिस इज प्रेजेंट इफ ए फोकस हैज डेवलप्ड फ्रॉम विच द पैथोजेनिक बैक्टीरिया constantly or periodically invade the bloodstream in such a way that this causes subjective and objective symptoms. And as per his definition, the therapy should not be directed against bacteria in the blood but against the released bacterial toxin. So this was the first definition coined by Hugo. इसके बाद फिर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती रही, डेफिनेशन भी चेंज होती रही. Another very famous, I would say that बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है आइग्नेस शिमेलवेज. ये मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि इसके बारे में ज़रूर पढ़ें. he was a Hungarian scientist, basically physician था ये. And so he was actually working in some obstetric department, and he noticed that जो पी सेप्सिस आपने सुना होगा, चाइल्ड बर्थ फीवर कहते हैं, वो केसेस ज़्यादा हो रहे थे ऑब्स्टेट्रिकल डिपार्टमेंट में और ज़्यादा डेथ्स हो रही थी. सो ही एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. एक ग्रुप वो था जिसमें जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो जाके उन पेशेंट्स को देखते थे, ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट्स के, और दूसरा ग्रुप वो था जो कि मिडवाइफ्स थी जो कि डिलीवरीज करती थी. दोनों ग्रुप्स को उन्होंने डिवाइड किया और उसने ऑब्जर्व किया प्रोस्पेक्टिवली, एंड ही एक्चुअली सा दैट जो ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स डील कर रहे थे उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू मिडवाइफ्स. ये उसका सेकंड इसमें, सॉरी. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यू कैन सी दैट लेफ्ट साइड पे जो है ना हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसमें लिखा हुआ है और नीचे जो है ना ईयर्स हैं. सो यू कैन सी दैट फ्रॉम जो ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है ग्राफ, इसमें मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है, इवन 16 तक पहुंच गया था बैक इन 1842. और जो नीचे वाला ग्राफ तो जो वो कम था. जो फर्स्ट क्लिनिक था इसमें वो थे जो कि डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स वो उनको देख रहे थे, और सेकंड क्लिनिक्स में जो मिडवाइफ्स थी. सो एक्चुअली जब उसने ऑब्जर्व किया शिमेलवेज ने, तो ही थॉट के जो मिडवाइफ्स थी वो जो डिफरेंस था वो ये था कि मिडवाइफ जो है ना ग्लव्स पहन के डिलीवरीज करती थी या पेशेंट्स को देखती थी, जबकि जो डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स थे वो विदाउट ग्लव्स. और फिर उसने फर्दर जब ऑब्जर्व किया कि जो डॉक्टर और स्टूडेंट थे ये बिटवीन दी पेशेंट्स चेकअप या डिलीवरीज के दरमियान में एटॉप्सिस के लिए जाते थे. सो वो एटॉप्सिस करते थे, एटॉप्सिस करके आते थे, हैंड वॉश नहीं करते थे. हैंड वॉश उसी तरह उन्हीं हाथों में से वो पेशेंट्स को डील करते थे. सो ही कॉइंड ए थ्योरी के बेसिकली जो हैंड वॉशिंग है वो ना करने की वजह से जो डेथ रेट है वो उन पेशेंट्स में ज़्यादा है जिनको डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स डील कर रहे थे. सो ही
अपने उसने हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस दिस हैंड स्क्रब with chlorinated lime solution. So he actually advised all the doctors and medical students ke whenever you come across a patient, so before attending that patient, आप जो अपने हाथ साफ करें with hand scrub chlorinated lime. But unfortunately आप जैसे ग्राफ में देख रहे हैं कि जो ही आपने हैंड वॉशिंग स्टार्ट की, सो सडनली जो है ना वो ग्राफ गिरना शुरू हो गया, स्टीप डाउनवर्ड्स जो मोर्टेलिटी का था. बट अनफॉर्चुनेटली उसके जो इसके क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गए, स्पेशली इन द डॉक्टर्स कम्युनिटी. बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई इस पर, एंड ही वाज एक्चुअली फायर्ड फ्रॉम दैट हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ दिस के ये एक अजीब सा आइडिया कि हैंड वॉशिंग से कैसे मोर्टेलिटी होती है, एंड ही वाज एक्चुअली फायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल. बट स्टिल वो अपनी जो है थ्योरी उसको प्रपोज करता रहा, उसको एडवोकेट करता रहा, एंड अल्टीमेटली इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई कि ही अल्टीमेटली लैंडेड इन ए मेंटल हॉस्पिटल एंड ही एक्चुअली डाइड देयर. बट लेटर ऑन आफ्टर हिज डेथ फिर लोगों ने दोबारा सोचा और लोगों ने उसकी थ्योरी को बहुत एडमायर किया, फिर उस पर बुक भी आ गई. बट वेरी ट्रेजिक स्टोरी एंड वेरी जो उसकी थ्योरी थी वेरी इंपॉर्टेंट थी कि हैंड वॉशिंग, बेसिकली हैंड वॉशिंग, सिर्फ सिंपल हैंड वॉशिंग करने से जो मोर्टेलिटी रेट कितना गिर गया था. सो सेप्सिस की बेसिकली डेफिनेशन जैसे मैंने बताया था कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रही. सो 3 डिफरेंट ईयर्स में, टेन्योर्स में जो है इसकी डेफिनेशन अपडेट हुई है. सो फर्स्ट वन वाज इन 1991, जिसमें जो डेफिनेशन थी जो रॉजर बॉर्न था, इसने जो कॉइन की थी जो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेप्सिस, एंड ही आल्सो हेल्प्ड इन डेवलपिंग ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब स्पेशलिटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जो आपने सुना होगा आजकल क्रिटिकल केयर मेडिसिन की. और एज पर हिम द सेप्सिस इज डिफाइंड एज एन इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and or their toxins into the bloodstream along with organisms reaction against this invasion. Means के जो blood है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे प्रोड्यूस समथिंग जिसका हमें पता है कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और उन टॉक्सिन प्रोडक्शन की वजह से जो बॉडी में सिम्टम्स या साइन प्रोड्यूस होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेप्सिस. इसी तरह पे सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जिसको सर्स कहते हैं, वो भी डेफिनेशन आई 1991 में, और इसका क्राइटेरिया थे कुछ सिंपल क्राइटेरिया. आप देखेंगे कि व्हाट इज सर्स मींस के टेम्परेचर मोर देन 38 और लेस देन 36, हार्ट रेट मोर देन 90 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 बीट्स पर मिनट, एंड WBC काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट जो इंपॉर्टेंट है, दे आर मोर देन 12,000 और लेस देन 4,000, और मोर देन 10% बैंड फॉर्म्स. बैंड फॉर्म्स का आपको आइडिया होगा कि दे आर बेसिकली न्यूट्रोफिल्स. यूजुअली जो नॉर्मल ब्लड फिल्म होती है उसमें बैंड फॉर्म लेस देन 10% होते हैं, बट इन केस ऑफ इन्फेक्शन सेप्सिस इसमें बैंड फॉर्म्स जो है ना बढ़ जाते हैं. सो वही डेफिनेशन है सेप्टिसीमिया डिफाइंड एज बैक्टीरियमिया प्लस ए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन एंड टॉक्सिन. सो बैक्टीरियमिया आपको सबको पता होगा, बैक्टीरियमिया इज सिंपल प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड, उसको कहते हैं बैक्टीरियमिया. सो नॉट नेसेसरीली कि इसको साइन सिम्टम हो पेशेंट को. सो सिंपल प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियमिया इन ब्लड, बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड बैक्टीरियमिया. एंड वो प्रेजेंस कैसे पता चलेगी? सो इट इज बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ लैब डायग्नोसिस है कि ब्लड कल्चर में अगर आपको ब्लड में आपको ब्लड बैक्टीरिया मिल रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियमिया. पेशेंट को सिम्टम हो सकते भी हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट सिंपल प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड बैक्टीरियमिया. एंड सेप्टिसीमिया इज बैक्टीरियमिया प्लस ए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि बैक्टीरिया भी हैं प्लस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन. एंड सेप्सिस क्या है? इन्फेक्शन विद ए सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसका पहले बताया था सर्स. सो अगर ये सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है पेशेंट में, so it means that patient is in sepsis. What is severe sepsis? Severe sepsis is sepsis accompanied by organ dysfunction, hypotension or tissue hypoperfusion. What is septic shock? It is sepsis accompanied by refractory hypotension. Refractory का आपको आइडिया होगा कि मीन्स के जो कि फ्लूइड से भी रिससिटेट ना हो रहा हो. सो ये डेफिनेशन जो है ना आप सबको आनी चाहिए. थोड़ा डिफरेंस इनमें. दिस इज अनदर वेरी गुड पिक्चर जो कि आपको स्टेप्स बता रही है कि सेप्सिस कैसे डेवलप होता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज, पहले तो बैक्टीरिया होगा ब्लड में, फिर बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा. टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के बाद बॉडी में रिस्पॉन्स आएगा जिसको हम कहते हैं सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सर्स.
सर्स की डेफिनेशन पहले बता दी थी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा, WBC काउंट या तो ज़्यादा होंगे नॉर्मल से या कम होंगे अलॉन्ग विद बैंड्स फॉर्म, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो कम होगा लेस देन 32. देन इट प्रोग्रेसेस टू सेप्सिस. सो इसके मुताबिक सेप्सिस मीन्स के 2 parameters of SARS plus confirmed or suspected infection. That is called sepsis. And severe sepsis is sepsis plus signs of end organ damage. ठीक है, वो आगे चल के देखेंगे कि what is end organ damage plus hypotension. And another important parameter is lactate. So lactate के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि what is lactate. Lactate basically represent करता है tissue perfusion को. So in sepsis lactate levels बढ़ जाता है more than 2. So less than 2 is normal, more than 2 जो है ना that means कि patient is in sepsis. और जितना ज़्यादा lactate level होगा इतनी ज़्यादा इसकी prognosis poor होगी, means कि tissue perfusion poor है. And septic shock, this is the last stage के severe sepsis with persistent signs of end organ damage along with hypotension and more than 4 lactate level. So you from this picture you see that step by चीजें बढ़ रही हैं. सर्ज आता है, सेप्सिस आएगा, severe sepsis आएगा, then septic shock. So first definition 1991 थी, then 2001 में infection की definition, sepsis की definition आई थी. So it is documented or suspected and some of the following parameters. अब इसमें कुछ parameters भी आ गए थे sepsis में as per this definition. वो parameters क्या थे? कुछ general parameters थे जिसमें वही fever हो गया, heart rate हो गया, respiratory rate हो गया. Then some inflammatory parameters जिसमें leukocytosis था, कि inflammatory means के जो inflammatory markers हैं हमारे, खासतौर पे जो TLC है, total leukocyte count, वो आ गया था उसमें. इसी में बैंड फॉर्म भी आ गए थे. इम्पोर्टेंट था सी रेक्टिव प्रोटीन, CRP, जिसको आपने सुना होगा. CRP इज अनदर मार्कर ऑफ इन्फेक्शन. सो वो भी इसमें शामिल हो गया. फिर इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स और कुछ हीमोडायनामिक पैरामीटर शामिल हो गए थे जिसमें आपका ब्लड प्रेशर आ गया था. देन टिश्यू परफ्यूजन वाला पैरामीटर्स जिसमें लैक्टेट वेरी इंपॉर्टेंट था. सो ये सारे पैरामीटर्स उन्होंने एक डेफिनेशन में इकट्ठे कर दिए थे जो कि 2001 में डेफिनेशन हुई थी. तो ये वही चीज़ें जो आपको पहले बता दी थी. बैक्टीरिया की डेफिनेशन, प्रेजेंस ऑफ वायबल बैक्टीरिया इन ब्लड, आपको मैंने बता दिया था. और कैसे पता चलेगा वो आपको ब्लड कल्चर से पता चलेगा. सो अनदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सूडोबैक्टीरिया. व्हाट इज सूडोबैक्टीरिया? मींस के presence of bacteria in the blood, but these bacteria, they are not actual bacteria which are causing disease. So they may be contamination. जैसे आप आगे भी बताऊंगा कि many of the times आपके पास जो सैंपल आते हैं ब्लड कल्चर के या दूसरे सैंपल, उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो बाज़ कंटामिनेटिंग बैक्टीरिया होते हैं. ऐसे बैक्टीरिया जो आपके स्किन फ्लोरा से आ गए हों या प्रॉपर सैंपल ना लिए हुए उससे आ गए हों. So bacteria तो present हैं, but they are not actually the bacteria which are causing disease. So this is called pseudobacteremia. Bacteria तो है, but these are bacteria which are not causing disease. They are basically contamination bacteria. So it is called pseudobacteremia. Then another terminology is occult bacteremia. So it is bacteremia not associated with any physical signs or symptoms of severe infection. So occult bacteremia means कि bacteria हैं, but apparently clinically patient को कोई sign symptom नहीं है. और ये mostly जो होता है बच्चों में, लेस देन 2 years के बच्चे होते हैं ना, उनमें अक्सर होता है कि सेप्सिस में होता है, बट क्लिनिकली लगता नहीं है वो सेप्सिस में. तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो है ना उसको आप डिवाइड करते हैं साइट ऑफ ओरिजिन, देन ड्यूरेशन, कॉजेटिव एजेंट एंड प्लेस ऑफ एक्विजिशन. ठीक है. साइट ऑफ ओरिजिन में आप प्राइमरी बैक्टीरिया मीन्स कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि एक प्राइमरी सोर्स से रिलीज हो रहा है. मोस्ट कॉमन जो सोर्स है प्राइमरी बैक्टीरिया के वो हैं जिससे हमारे जो इन्फेक्टिव हार्ट वॉल्व्स होते हैं वहाँ से है, या कोई एंडोवास्कुलर कैथेटर है जो आपकी जिस तरह सेंट्रल वेनस कैथेटर है या कोई और पेरिफेरल लाइन डली है उसमें. सो वहाँ से जो सोर्स होगा बैक्टीरिया का, दैट इज प्राइमरी बैक्टीरिया के उस सोर्स से डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं. सो सोर्स क्या है? इधर इट इज़ एंडोवास्कुलर कैथेटर है, CVP है या कोई पेरिफेरल लाइन है, वहाँ से बैक्टीरिया कंटिन्यूसली जो है ना ब्लड में जा रहे हैं. या आपका कोई हार्ट वॉल्व है जो कि इन्फेक्टिव है, खासकर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में,
तो वहाँ से डायरेक्टली बैक्टीरिया ब्लड में जा रहे हैं, उसको कहेंगे प्राइमरी बैक्टीरियमिया। व्हाट इज सेकेंडरी बैक्टीरियमिया? इट मीन्स के बैक्टीरिया ब्लड में है बट जो सोर्स है दैट इज नॉट प्राइमरी, देयर इज सम अदर सोर्स जिसकी वजह से बैक्टीरिया ब्लड में आ गए। मोस्ट जो कॉमन सोर्स है जो सेकेंडरी बैक्टीरियमिया का, या तो कोई एब्सेस है कहीं पे बॉडी में, कहीं पे भी एब्सेस बन गई है, उस एब्सेस से ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड में आ रहे हैं, सो दैट इज सेकेंडरी बैक्टीरियमिया के ब्लड में इनिशियली नहीं थे बट वो कहीं और से आ गए हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज लंग्स, खास तौर पर नमोनिया जो होता है आपका लोबार नमोनिया, उसमें आपका प्राइमरी सोर्स तो लंग्स है, सो लंग्स से फिर अल्टीमेटली ब्लड में आ रहे हैं जो कि बैक्टीरिया करा रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी बैक्टीरिया। सो इसमें इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंस इसलिए कि मैनेजमेंट में फर्क पड़ जाता है। प्राइमरी बैक्टीरिया का मैनेजमेंट डिफरेंट है, सेकेंडरी में आपको सोर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेकेंडरी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स देंगे और सोर्स अगर वहीं पे पड़ा हुआ है, सो उससे एंटीबायोटिक का फायदा नहीं होगा। देन ड्यूरेशन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ट्रांजिएंट होता है, इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूस। ट्रांजिएंट बैक्टीरिया में हमारा यूजुअली प्रोसीजर रिलेटेड होता है, या डेली लाइफ में जैसे आप टूथ ब्रश करते हैं, ये मोस्टली वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी फ्लोरा हो या आपके जीआईटी का फ्लोरा हो। क्योंकि फ्लोरा होता है, जब भी आप उसमें कोई मैनिपुलेशन करते हैं, कोई आप प्रोसीजर करते हैं, तो वहाँ से ट्रांजिएंटली वो ऑर्गेनिज्म ब्लड में आ जाते हैं। आप डेली टूथ ब्रश करते हैं तो बाज का टूथ ब्रश में आपका जो ओरल फ्लोरा होता है वो ब्लड में ट्रांजिट आ जाता है, थोड़े टाइम के लिए आ जाता है, बट चूंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम या होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, तो वो आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं होता। देन देयर इज इंटरमीडिएट बैक्टीरिया, इट मीन्स के इंटरमिटेंटली कुछ टाइम के बाद बैक्टीरिया जो है ब्लड में शॉवर हो रहे हैं या ब्लड में जा रहे हैं। मोस्ट लाइकली कुछ सोर्स होते हैं एप्सेस, जिसने आपको बताया था कि एप्सेस हो गया, लंग एप्सेस होगी और एप्सेस होगी, या आपका नमूनिया हो गया। इसमें आपका सोर्स प्राइमरी है, उससे शॉवर हो रहे हैं बैक्टीरिया, ब्लड में जा रहे हैं उस सोर्स में, दैट इज इंटरमिटेंट, कि कुछ देर के लिए जाएंगे फिर रुक जाएंगे, फिर जाएंगे फिर रुक जाएंगे, और पेशेंट को जो है ना इंटरमिटेंटली फीवर होता रहेगा। देन देयर इज कंटिन्यूस बैक्टीरिया, कि कंटिन्यूसली ब्लड में बैक्टीरिया शावर हो रहे हैं कंटिन्यूस का, जिससे आपको 2 एग्जांपल बताई थी कि या तो कोई सोर्स है कैथेटर वाला जिससे डायरेक्टली जो है ना ब्लड में जा रहे हैं आपके ऑर्गेनिजम्स, अगर कैथेटर में कॉलोनाइज हैं ऑर्गेनिजम्स, एंड या फिर कोई हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, जिसमें अगर कोई हार्ट वाल्व है जो कि इन्फेक्टिव है, उससे डायरेक्टली ब्लड जो है ना ऑर्गेनिज्म ब्लड में डायरेक्टली जा रहे हैं और कंटिन्यूसली जा रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूस बैक्टीरिया। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन जो है ना बेस्ड ऑन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो बैक्टीरिया इज यूजुअली मोनो माइक्रोबियल, मीन्स के आपको ब्लड में एक ही ऑर्गेनिज्म मिलेगा, या सम टाइम आपको पॉली माइक्रोबियल भी मिल सकते हैं जिसमें आपको एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ब्लड में मिल सकते हैं। सो देयर आर मेनी केसेस जिसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज में आ सकते हैं, या कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से शावर हो गया बैक्टीरिया और सोर्स में एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया ब्लड में आ सकते हैं। खासतौर पर जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोसीजर होते हैं, लेप्रोटोमीज होती हैं, उसमें चूँकि आपके जो गट वाले फ्लोरा होते हैं ब्लड में आ जाते हैं, तो गट के फ्लोरा में आपके पास ग्राम नेगेटिव भी आ सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी आ सकते हैं, एनरो भी आ सकते हैं। सो इट इज़ पॉली माइक्रोबियल बैक्टीरिया। प्लेस ऑफ एक्विजिशन इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बैक्टीरिया हुआ है दैट इज़ कम्युनिटी रिक्वायर्ड, बाहर से आया कहीं से, और इट इज़ हॉस्पिटल रिक्वायर्ड, मीन्स कि एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ से कोई उसको बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो गया है, सो इसको कहेंगे नोजोकोमल बैक्टीरिया, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड बैक्टीरिया। ये जो टर्मिनोलॉजी इसको कहते हैं हम सोफा स्कोर, ये आप सबको आनी चाहिए, एटलीस्ट इसका पता होना चाहिए व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या चीज़ है। सोफा स्कोर इज बेसिकली इट इज़ ए स्कोर ऑफ मोर्टेलिटी, ये मोर्टेलिटी को प्रिडिक्ट करता है कि कितनी मोर्टेलिटी हो सकती है बेस्ड ऑन द स्कोरिंग, सोफा स्कोरिंग। सोफा से बनता गया, इट इज़ सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। बेसिकली जो आपको शुरू में बताया था कि इनिशियली बैक्टीरिया होता है, देन सेप्सिस होता है, स्वेयर सेप्सिस होता है, स्वेयर सेप्सिस के बाद फिर आपका सेप्टिक शॉक में चला जाता है। सो बेसिकली उसी चीज़ को ये मेजर कर रहा है कि जो आपके स्वेयर सेप्सिस में, सेप्टिक शॉक में जो ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे तो कितनी प्रोग्नोसिस होगी, क्या मोर्टेलिटी हो सकती है। सो उसको मेजर करने के लिए एक सोफा स्कोर निकाला था जिसमें आपके बेसिकली 6 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, 6 सिस्टम। ये आपको देखें लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देन वी हैव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम, हेपेटिक,
सेंट्रल नर्वस एंड कोगुलेशन, ये 6 सिस्टम है, इसकी बेस पे स्कोरिंग होती है। सो स्कोर होता है फ्रॉम 0 to 4। ये नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। दिस जो सोफा स्कोरिंग इट इज बेसिकली फॉर दी क्रिटिकल पेशेंट्स जो स्वेयर सेप्सिस में हैं, सेप्टिक शॉक में हैं, एंड दोज पेशेंट विच आर हॉस्पिटलाइज स्पेशली इन द आईसीयू। ये आईसीयूज के लिए बेसिकली स्कोरिंग की गई है, क्योंकि इसमें भी स्कोरिंग में बड़े प्रॉब्लम होते हैं। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि ये एग्जैक्ट स्कोरिंग है, बट एक आपको एक एस्टिमेट बता देता है कि अगर इतने ऑर्गन्स फेलियर में है पेशेंट तो इसकी मोर्टेलिटी इतनी हो सकती है, प्रोग्नोसिस पुअर हो सकती है। बट दिस इज फॉर द आईसीयू पेशेंट, फॉर द क्रिटिकल पेशेंट्स, नॉट फॉर द आउटडोर पेशेंट या बेड साइड वाला नहीं है ये। सो ये जो स्कोरिंग वाला इसका सिस्टम है, डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें 6 सिस्टम्स हैं। स्कोर इसका 0 से लेके 4 तक होता है। 0 स्कोर का मतलब है कि बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। जो जो स्कोर बढ़ता रहेगा इसका मतलब है कि वो ऑर्गन डिसफंक्शन उसमें ज़्यादा है। सो 4 इज़ द हाईएस्ट स्कोर। अगर एक 4 स्कोर आ रहा है इसका मतलब है कि ऑर्गन डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा है उसमें। आप देख लें कि जो रेस्पिरेटरी में सारा इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेजर करना है। देन कोगुलेशन में प्लेटलेट्स आ गया, फिर लिवर में आपका बिलिरुबिन आ गया, कार्डियोवास्कुलर में आपका जो है आर्टेरियल प्रेशर आ गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ग्लासोगोमा स्केल आ गया, देन रीनल में आपका क्रिएटिनिन आ गया एंड यूरिन आउटपुट आ गया। सो ये सारे आपके सिस्टम्स हैं जो कि आप सिक्वेंशली मेजर करते हैं कि इसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि लैब्स वाली चीज़ें हैं। सो लैब रिजल्ट आते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा लैब क्रिएटिनिन क्लियरेंस इतनी आ रही है या आपका रीनल डिसफंक्शन ये है, यूरिन आउटपुट इतना, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये किस स्कोर में फॉल कर रहा है, वेदर इट इज इन द स्कोर 0, वेदर इट इज 1 2 3 और द लास्ट वन इज द 4। ये वही उसी के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, सेप्सिस रिलेटेड ऑर्गन फेलियर असेसमेंट, एंड नीचे वही 6 सिस्टम बने हुए हैं। रेस्पिरेटरी हो गया, देन आपका कार्डियोवास्कुलर हो गया, आपका कोगुलेशन हो गया, देन रेनल हो गया, लिवर हो गया, एंड सीएनएस हो गया, ग्लासोमा स्केल। सो जैसे आपको बताया था जो सोफा स्कोर था इट वाज बेसिकली फॉर दी क्रिटिकल पेशेंट, फॉर दी आईसीयू पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे। देयर वाज अ नीड के ऐसे पेशेंट जो कि इमरजेंसी में आते हैं और यू सस्पेक्ट कि उनको सेप्सिस है या सीवियर सेप्सिस है, ये सेप्टिक शॉक में आ गए हैं इमरजेंसी में। सो हाउ टू मेजर दी दिस सोफा स्कोर? सो दे इंट्रोड्यूस अ टर्मिनोलॉजी, सो कहते हैं क्यू सोफा, क्विक सोफा स्कोर। दैट क्विक सोफा स्कोर बहुत एक्यूरेट नहीं था, बट इट वाज फॉर द बेड साइड कि आप जल्दी एस्टिमेट कर सकते थे कि क्या इसकी प्रोग्नोसिस हो सकती है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड क्विक सोफा स्कोर। सो ये आप पिक्चर में ली थी अप टू डेट से, इसकी प्रॉपर स्कोरिंग होती है। आप देखें जो नीचे बना हुआ है क्विक सोफा में, इसमें टोटल 3 चीज़ें हैं जो आप बेड साइड पे कर सकते हैं। वन इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आप बेड साइड पे चेक कर सकते हैं जो भी पेशेंट आएगा। सेकंड इज मेंटल स्टेटस, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, ऑल्टर्ड कॉन्शियस है, ये भी आप बेड साइड पे चेक कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज दी हार्ट रेट, ये टकिपनी है, सॉरी ये रेस्पिरेटरी रेट। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आप बेड साइड पे इजीली चेक कर सकते हैं। सो इसका अगर स्कोर मोर देन और इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब है कि ग्रेटर रिस्क ऑफ ए पुअर आउटकम। ठीक है, अगर स्कोर मोर देन 2 है तो इट मीन्स कि ग्रेटर रिस्क ऑफ पुअर आउटकम। सो ये एक मैंने वैसे इसकी पिक्चर निकाली थी अप टू डेट से, और उसमें आप देखें स्कोरिंग बड़ी इजीली है इसमें। जो पहला स्कोर है दैट इज़ 15 और लेस देन 15 है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी ग्लासोगोमा स्केल। ठीक है, सो नॉर्मल मेंटल स्टेटस है उसका, पेशेंट का कॉन्शियस है, बात कर रहा है सही, उसका स्कोर 15 होगा। और अगर सॉरी स्कोर उसका 0 होगा, और अगर उसका जो नॉर्मल स्टेटस नहीं है तो स्कोर उसका 1 होगा। इसी तरह अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अब मैंने 120 लिखा हुआ है मिलीमीटर मर्क्यूरी, रेस्पिरेटरी रेट 22 है, तो आप देखें कि रेस्पिरेटरी रेट अगर 22 है तो इसका सोफा स्कोर ऊपर भी 1 था और नीचे 22 है तो इसका 2 बन गया। सो 2 पॉइंट्स इसके, सो इट मीन्स कि 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स, इसका मतलब है कि पुअर आउटकम है। दैट वाज अ वेरी क्विक सोफा स्कोर, बहुत ज़्यादा लायबल नहीं था, बट एक एस्टिमेट बता सकता था कि पेशेंट की प्रोग्नोसिस क्या है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन के ब्लड प्रेशर उसका कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है और ग्लासोगोमा स्केल क्या है, तो उसके मुताबिक आप इसको फिल कर सकते हैं। सो क्विक जो है ना आपको बता सकता था कि क्या ये है स्कोर इसका।
सेप्सिस जो है इसमें तकरीबन मोर देन 30 मिलियन पीपल दे आर अफेक्टेड बाय सेप्सिस एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड एंड 6 मिलियन डेथ्स एनुअली। उसमें भी डेथ्स में कि मोर्टेलिटी जो है अगर 30% है इफ इट इज सिंपल सेप्सिस एंड द मोर्टेलिटी कैन इंक्रीज टू 50 अप टू 60% इफ इट इज सेप्टिक शॉक। एंड जो वर्ल्ड सेप्सिस डे है वो 13 सितंबर को मनाया जाता है। So what are the risk factors for bacteremia, sepsis? आप सबको पता होगा रिस्क फैक्टर्स जो है ना विद द पैसिव टाइम जो रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज हो गए हैं, स्पेशली जितने ज़्यादा हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हो गए हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट हो गए हैं, देन पेशेंट ऑन इम्यूनो स्पेसिफिक थेरेपी, ये सारे ऐसे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसिव टाइम इंक्रीज हुए हैं। तो इसके बाद जब ये पेशेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो सेप्सिस ज़्यादा हो गया है, बैक्टीरिया और सेप्सिस। इसके अलावा हमारे पास एज रिलेटेड फैक्टर्स हैं कि एज मोर देन 65 हो, देन ऑफ कोर्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन अनदर फैक्टर के विद द पैसिव टाइम आपको पता है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। देन जितनी एडवांसमेंट हुई है मेडिकल टेक्नोलॉजीज में, इतने ज़्यादा आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर आ गए। हार्डवेयर से मुराद है कि आपकी डिवाइसेज आ गई हैं, मुख्तलिफ कैनुलेज आ गए हैं, बहुत से डिवाइसेज आ गए हैं जो आप पेशेंट आप देखेंगे क्रिटिकल केयर पेशेंट में कि कितनी डिवाइसेज उसको लगी होती हैं। जितनी ज़्यादा डिवाइसेज लगी होंगी इतनी ज़्यादा चांस होते हैं उसके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के और सेप्सिस के। देन डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी अनदर रिस्क फैक्टर। पैथोजेनेसिस आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। लेफ्ट साइड पे जो आप सिंपल एक एरो वाला देख रहे हैं, इसको आप देख लें कि देयर इज एन इंसल्ट, इंसल्ट में देयर इज समथिंग जो कि ट्रिगर होता है जिससे हो गया। वो ट्रिगर इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सोर्स हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, ये सारे ट्रिगर्स हैं आपके। जब ट्रिगर्स होता है तो देयर इज एक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का ना, ठीक है, रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। तो बहुत से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो आपके सेल एक्टिवेट होते हैं, मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, बायोमार्कर्स रिलीज होते हैं। उसके बाद जब रिलीज होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है उन बायोमार्कर्स का या जो मीडिएटर्स का ऑर्गन्स पे होता है। ये सारे ऑर्गन्स आपने देखे हैं इसमें डायग्राम में बने हुए हैं। एंड देन देयर इज आउटकम। आउटकम क्या होता है, दो ही हो सकते हैं, या तो आपका आपने सोर्स कंट्रोल कर लिया, जो कि इनिशियल ट्रिगर था उसको कंट्रोल कर लिया, आपने प्रॉपर मैनेजमेंट की, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स दी, पेशेंट ठीक हो जाएगा। बट अगर इनइफेक्टिव सोर्स कंट्रोल है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट है, देन अल्टीमेटली पेशेंट कैन डाई। सो व्हाट आर द क्लिनिकल सिंड्रोम्स जो कि बैक्टीरिया कर सकते हैं, सेप्सिस कर सकते हैं। सो कॉमन जो है आपके वो हैं, एक तो हॉस्पिटल में जैसे कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है, मुख्तलिफ कैथेटर आपने देखा होगा कि फोली कैथेटर डला हो, उससे भी आपको यूरोसेप्सिस हो सकता है। देन भी है CVP सेंट्रल वेन्स कैथेटर, उससे भी हो सकते हैं। पेरिफेरल लाइन से भी सेप्सिस होती है। इसके अलावा कोई और ऐसा हार्डवेयर जो कि बॉडी में है उससे आपको इन्फेक्शन सेप्सिस हो सकता है। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नमोनियाज, ठीक है, बैक्टीरियल नमोनिया खासतौर पे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया, ये सारे वो हैं सोर्सेज जो कि सेप्सिस करा सकते हैं। UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्पेशली इन द ओल्ड एज पेशेंट, जो कैथेटराइज्ड पेशेंट, उनमें सेप्सिस हो सकता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन अनदर इंपॉर्टेंट कॉज। देन स्किन इन्फेक्शंस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस। राइट साइड पे आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें जो मोस्ट कॉमन जो सोर्सेज है ना जो हॉस्पिटल में होते हैं वो एक तो जो आपके है नमोनियाज हैं, खासतौर पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनियाज, देन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, एंड थर्ड वन इज एब्डोमिनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो डायग्नोसिस बेसिकली इसमें एक बैटरी ऑफ डिफरेंट मोडालिटीज होती हैं जो कि आपके डायग्नोसिस में हेल्प करती है। इट इज़ नॉट ओनली द लैब बट देर आल्सो अदर फैक्टर्स लाइक इमेजिंग, रेडियोलॉजी जिसमें आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स द आपके जो क्लिनिकल पिक्चर है, साइन सिम्टम है, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेप्सिस आप सबने मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपने देखे भी होंगे, आपने जिस तरह टर्मिनोलॉजी अगर सुनी है तो आपने ये सारे साइन सिम्टम लाजमी बात है अपने हाउस जॉब में या बाद में आपने देखे ज़रूर होंगे। तो क्या साइन सिम्टम है, या तो फीवर होगा या हाइपोथर्मिया होगा, देन चिल्स हो सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकती है, टेकिपनिया हो सकता है जो कि वेरी अर्ली साइन है इसका, देन डिलीरियम हो सकता है, एजिटेशन, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एक्यूट रीनल फेलियर के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। सो इमेजिंग में कैसे हेल्प हो सकती है? इमेजिंग में ऐसे हेल्प हो सकती है जिसने आपको बताया था कि समटाइम्स
द बैक्टीरिया इट इज़ सेकेंडरी. सेकेंडरी मीन्स कि देयर इज सम अदर सोर्स जो कि बैक्टीरिया को शॉवर कर रहा है कंटिन्यूसली इन द ब्लड. सो वो सोर्स क्या हो सकता है? आइदर इट इज़ एन एब्सेस, अदर इट इज़ नमूनिया, अदर इट इज़ अनदर फ्लूइड कलेक्शन हो सकती है, कोई या पॉकेट हो सकता है जो कि आपको ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा. वो उसके लिए आपको हेल्प चाहिए थी रेडियोलॉजी में. रेडियोलॉजी में हेल्प कैसे कर सकते हैं? अदर इट इज़ एक्सरे, जो मोस्ट कॉमन है, इजी टू परफॉर्म है. एक्सरे हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकते हैं, MRIs हो सकते हैं. सो एक्सरे में जिस आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपको लेफ्ट साइड पे जो ब्लंटिंग नज़र आ रही है, देयर इज प्लूरल एफ्यूजन है. सो दिस एफ्यूजन इज ए सोर्स के ये अगर इन्फेक्टिव है तो डेफिनेटली यहाँ से सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, और यहाँ से बैक्टीरिया जा रहे हैं. सो आप एक्सरे का फ़ायदा ये होगा कि आपको इस तरह की कलेक्शन मिल जाती हैं. फिर जाहिर बात है आपने उस कलेक्शन को ड्रेन करना होता है, निकालना होता है थ्रू आप रेडियोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं. देन आपको फ्लूइड कलेक्शन जैसा बताया था कि एब्डोमिनल फ्लूइड कलेक्शन होते हैं कि बहुत दफ़ा होता है कि लेप्रोटमी होती है, फॉर सम अदर रीज़न लेप्रोटमी के बाद आपके पास फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है, तो उसके लिए आपकी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो हेल्पफुल होती हैं. देन माइक्रोबायोलॉजी जो इम्पोर्टेंट है, तो बिफोर 1980s अगर आप देखें तो जो सेप्सिस की कॉज थी मोस्ट ऑफ द टाइम वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म थे, ग्राम नेगेटिव एरोब्स, ठीक है ना. और लो इंसिडेंस था MDR आइसोलेट्स का. और बिफोर 1980 जो आपका सेप्टिसीमिया था वो मोस्टली मोनोमाइक्रोबियल था. बट आफ्टर 1980s आप देखें थोड़ी सी चीज़ें रिवर्स हो गई कि ज़्यादा आ गया ग्राम पॉजिटिव आ गए आपके जो कि सेप्सिस करते हैं. देन देयर इज़ हाई इंसिडेंस ऑफ MDR ऑर्गेनिज्म लाइक MRSA हो गया, देन VRE जिसको कहते हैं वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोका, ये हो गए, ESPL ऑर्गेनिज्म हो गए, एंड पोलीमाइक्रोबियल सेप्टिसीमिया. सो इसकी क्या रीज़न थी? उसकी कुछ रीज़न थी कि ये शिफ्ट क्यों हुआ. शिफ्ट होने की रीज़न जो आपको मैंने शुरू में बताई थी कि एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न थी कि आपके जो पेशेंट की पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है. चेंज इन द सेंस कि आपके पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं. एडवांसमेंट के साथ आपके पास कीमोथेरेपी वाली सही मॉडलिटीज़ आ गई हैं, इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग्स आ गई हैं. देन बहुत सारे आपके पास हार्डवेयर आ गए हैं जो आपको मैं बताया था कि मुख्तलिफ ये सारे जो डिवाइसेस आ गई हैं कि कैथेटर्स आ गए हैं. सो ये ऐसी चीज़ें जो कि बेसिकली प्रोन करती हैं ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन को ज़्यादा. सो विद द पैस ऑफ टाइम आपके ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन या ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया वाले केसेस ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव. इसके अलावा साथ साथ जो एंटीबायोटिक आपने देखा कि एंटीबायोटिक्स जितनी जितनी बनती रही हैं या नई नई आती रही हैं, साथ साथ उन एंटीबायोटिक्स में रेजिस्टेंस आना शुरू की है बिकॉज ऑफ दी मैनी रीज़न. ओवर यूज़ हो रही है एक एंटीबायोटिक, डिश यूज़ हो रही है, सारी वो रीज़न हैं. उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ है कि आपके पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो गए हैं. जब वो ज़्यादा हो गए हैं तो उनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है. पोलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन ये भी ज़्यादा हो गए हैं बिकॉज ऑफ दी सेम पेशेंट पॉपुलेशन जो आपको मैंने शुरू में बताई कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में पोलीमाइक्रोबियल हो सकते हैं, डायबिटिक में हो सकते हैं. ये सारी रीज़न जो है ना पोलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन को प्रमोट करती हैं. लैब डायग्नोसिस सेप्सिस के क्या पैरामीटर्स होंगे लैब में? इंपॉर्टेंट है. वन इज एक तो मैं बताया था जिस तरह कुछ मार्कर्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर. देन ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोपिनिया कि आपका TLC काउंट वो या तो 12,000 से रेज हो जाएगा या 4,000 से कम हो जाएगा, TLC जिसको कहते हैं. देन लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टेट लेवल ज़्यादा हो जाएंगे. लैक्टेट लेवल का मतलब है आपके टिश्यू परफ्यूजन को शो करता है. जितना ज़्यादा होगा इतना मतलब है कि टिश्यू परफ्यूजन आपकी कम है और प्रोग्नोसिस पुअर है. देन हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है. अब नॉर्मल आपके लिवर फंक्शन हो सकते हैं. कोगुलोपैथीज हो सकती हैं, आपके डी रेंज हो सकते हैं जो आपके कोगुलेशन प्रोफाइल है. देन एलिवेशन ऑफ द C रेक्टिव प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट मार्कर है आपका इन्फेक्शन का, सेप्सिस का. इसके अलावा डी रेंज रीनल फंक्शन टेस्ट अगर पेशेंट जो है ना अगर रीनल फेलियर में है. तो ये सारे जो मार्कर्स हैं, ये सारे जो लैब पैरामीटर्स हैं, ये सेप्सिस को शो कर सकते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह अभी लास्ट में सुन रहा था कि जो आपका लेक्चर था TB का, मैडम जवेरी ने दिया था, उसमें उन्होंने यही क्वेश्चन भी था कि व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ TB. सो ऑब्वियसली गोल्ड स्टैंडर्ड इज स्टिल द ब्लड कल्चर. सो TB में आपको पता है कि कल्चर है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड. इस केस में सेप्सिस में बैक्टीरियमिया में अगर इफ़ यू हैव टू प्रूव
that which organism is causing sepsis or bacteremia, so it is the blood culture. And blood culture will prove कि ये organism है. So gold standard is definitely the blood culture. ब्लड कल्चर के अपने इश्यूज हैं कि डेफिनेटली वो टाइम लेता है. यूजली आप 5 to 7 days उसको चाहिए होते हैं एक ब्लड कल्चर को नेगेटिव डिक्लेयर करने के लिए. बट इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बिकॉज ब्लड कल्चर होगा, आपको ऑर्गेनिज्म का पता चलेगा. ऑर्गेनिज्म का पता चलेगा तो आपको सेंसिटिविटी का पता चलेगा कि कौन से एंटीबायोटिक्स सेंसिटिव हैं, रेजिस्टेंट है उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट. तो इस पे थोड़ा सा फोकस करूंगा ब्लड कल्चर पे, क्योंकि ये हम यूजली वार्ड्स में भी देखते हैं, हम जो रूटीन क्लिनिकल उसमें राउंड्स में भी देखते हैं कि ब्लड कल्चर पे फोकस कम होता है. ब्लड कल्चर की टेक्निक्स का लोगों को कम पता होता है, कितना ब्लड लेना है वो कम पता होता है, कैसे लेना है वो नहीं पता होता. एंड ख़ास तौर पर एंटीसेप्सिस का उसमें नेग्लिजेंस होती है, जिसकी वजह से आपकी, जो मैंने शुरू में बताया था कि आपके पास जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कंटामिनेशन वाले आ रहे होते हैं. एक्चुअल पैथोजन आपको छुप जाता है और कंटामिनेशन वाले आ रहे होते हैं. सो अल्टीमेटली पेशेंट का नुकसान होता है कि एक तो ब्लड कल्चर भी, ब्लड भी ले लिया, सही भी नहीं लिया, रिपोर्ट को वेट करते रहे. जब रिपोर्ट आई तो ऑर्गेनिज्म आया, वो कौन सा आया, वो कंटामिनेशन वाला आया. सो पेशेंट का कितना नुकसान हो रहा है. सो आइडियली इट शुड बी 2 sets ऑफ ब्लड कल्चर. 2 sets से क्या मुराद है, एक सेट जो होता है उसमें दो बोटल्स होती हैं. एक बोतल इज़ फॉर एरोबिक, वन इज़ फॉर एनरोबिक. मोस्ट ऑफ द लैब्स, आई थिंक ऑलमोस्ट 90%, मोर देन 90% लैब्स में हमारे पास एनरोबिक कल्चर नहीं करते. हम यूजली हम एरोबिक ही करते हैं. चलो हम एरोबिक भी ले रहे हैं, सो एरोबिक भी आपको एटलीस्ट 2 bottles लेनी पड़ेंगी फॉर ए प्रॉपर ब्लड कल्चर. 2 bottles मीन्स कि एक बॉटल आपने अगर तो उसमें सीवीपी डली हुई है, पेशेंट में क्रिटिकल है, पेशेंट में सीवीपी डली हो, तो एक आप सीवीपी से सैंपल ले लें और दूसरा आप पेरिफेरल लाइन से ले लें. पेरिफेरल आपने पंक्चर करके लेना है, प्रिक करके लेना है. अगर सीवीपी नहीं डली है तो दोनों डिफरेंट बाजू में आपने प्रिक करके लेना है. ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपने सेपरेट प्रिक करके लेना है. सो ये 2 bottles होंगी. कितना लेना है वो आगे आपको बताऊंगा. बट इसमें इम्पोर्टेंट जो है, एक तो आपने ब्लड कल्चर लेना है प्रायर टू स्टार्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एंटीबायोटिक्स की डोज लगाने से पहले आपने लेना है. और अगर डोज कहीं और पे लग गई है पहले, तो फिर भी आप ब्लड कल्चर तो लाजमी लेना है आपने. देन इम्पॉर्टेंट इज दी एंटीसेप्सिस. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप रूटीन में आप देखेंगे तो हमारे 30-40% जो है ना ऑर्गेनिज्म जो आते हैं वो कंटेमिनेशन वाले आ रहे होते हैं. इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग आइदर विद द एंटीसेप्सिस प्रॉब्लम आ रही है या और प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से कंटेमिनेशन आ रही है. सो एंटीसेप्सिस ऑफ द एरिया जहाँ से आप ब्लड कल्चर ले रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंटीसेप्सिस का आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पायोडीन यूज़ करें, टिंचर यूज़ करें या आप अल्कोहल यूज़ करें, जो भी यूज़ करें, बट इट शुड बी प्रॉपर एंटीसेप्सिस में. यूजली हम पायोडीन यूज़ करते हैं या अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं, बट इट शुड बी प्रॉपर एंटीसेप्सिस करके उसको कॉन्टैक्ट टाइम दे के आपने ब्लड कल्चर लेना है. ऑप्टिमम वैल्यू, ये एक जो पिक्चर है या टेबल है, इसको आप ज़रूर याद कर लें. आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं याद करें तो आपको एटलीस्ट आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि आपने ब्लड कल्चर कितने लेने हैं. सो ये जो टेबल है इसमें बेसिकली जो रिकमेंडेड है 2 bottles का था, जिसने आपको बताया था कि 2 bottles लेनी है, पेट सैंपल लेना है. सो अगर एक पेशेंट है जिसका बच्चा है जिसका लेस देन 8 kg वेट है, सो मिनिमम 1 ml ब्लड लेना है. बच्चों में ज़रा ब्लड लेना मुश्किल होता है, और इसलिए बच्चों में वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी सैंपल लेते हैं उसकी एंटीसेप्सिस का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों में वैसे ब्लड जो है ना उसका लेना मुश्किल होता है. लेकिन अगर आपने गलत ले लिया और गलत रिपोर्ट आ गई तो फिर दोबारा लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट बच्चों में. लेस देन 8 kg वेट है तो मिनिमम आपने 1 ml लेना है एक बाजू से या एक साइड से. टोटल हो जाएगा 2 ml 2 bottles के लिहाज से. 8 to 14 kg वेट है तो टोटल आपका 6 हो जाएगा, पर बॉटल 3 ml हो जाएगा. और 14 to 27 है kg वेट है तो 5 and 10. सो मोर देन 41 kg मीन्स के रफली आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल वेट का है, जो कि 60-70 kg का वेट है, एक नॉर्मल हेल्दी बंदा है, उसमें अगर ब्लड कल्चर लेंगे तो यू हैव टू टेक अराउंड 10 ml मिनिमम पर बॉटल. सो टोटल होगा 20 ml 2 bottles में. सो आपको ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत ब्लड ले लिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है. अगर आप टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकालें और उसमें से 20 ml ले लें, इवन 40 ml भी ले रहे हैं, अगर आप 2 sets लेते हैं, अगर 4 बॉटल लेते हैं तो एरोबिक और एनरोबिक मिला के, सो 40 ml इज़ नथिंग. लोग कहते हैं पता नहीं क्या सारा ब्लड ले लिया, बट उस पर कुछ भी नहीं होता. 10 ml से टोटल हो जाएगा 20 ml. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमाउंट ऑफ द ब्लड is directly proportional to
दी आपके जो है ना आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना अमाउंट ज़्यादा होगा इतने चांसेस है बैक्टीरिया के आइसोलेट होने में या कल्चर पॉजिटिव आने के। अभी तो मैनुअल वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब तो मोस्ट ऑफ दी लैब्स में जो है ना ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम्स आ गए हैं, बैकटेक वगैरह आ गए हैं। सो दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी गुड। उसमें चूंकि ऑलरेडी आपके जो है ना कुछ न्यूट्रिएंट्स डले होते हैं ब्लड कल्चर बॉटल में जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ को। सो यूजुअली हमने देखा है कि बड़े अच्छे सिस्टम है वो, और ब्लड कल्चर जो एक्चुअल पैथोजन है वो पॉजिटिव आते भी हैं। सो बट अगेन द अमाउंट ऑफ ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ब्लड की अमाउंट सही ना ली तो वो फिर सिस्टम कुछ नहीं कर सकेगा। इसको मैं स्किप कर दूंगा। बेसिकली डिफरेंट कंडीशन में कि आपने डिफरेंट कंडीशन में कौन कौन सा सैंपल लेना है। जैसे अगर लेट्स सपोज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो आपने क्या थ्रोट स्वैब लेना है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो आपने स्पुटम लेना है या ब्रोंकियल लवाज लेना है। सो दीज आर डिफरेंट बेसिकली सिंड्रोम्स जिसमें आपने डिफरेंट सैंपल लेने हैं। अगर आपको मेनिंजाइटिस का केस है तो CSF लेने हैं, वो आपको पता है कि CSF लेंगे तो फर्दर क्या उसमें करेंगे। देन लास्ट फ्यू स्लाइड में लेबोरेटरी बायोमार्कर्स, कुछ बायोमार्कर्स भी होते हैं जो कि आप पे सेप्सिस में बायोमार्कर जिसमें आप मेजर करते हैं। जैसे आपने आजकल देखा होगा कोविड नमोनिया हो गया, कोविड आप क्या बायोमार्कर यूजली IL-6 इंटरल्यूकिन 6 बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है इंटरल्यूकिन 6 वाला। सो IL-6 इज बेसिकली बायोमार्कर जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी है कि जो कि इन्फ्लेमेशन को शो करता है IL-6 ना। सो इट इज़ अ बायोमार्कर। सो इन सबसे देयर आल्सो सर्टन बायोमार्कर्स जो कि आप करवाते हैं और वो आपको प्रोग्नोसिस का बताते हैं कि कितनी प्रोग्नोसिस पेशेंट की है। सो दीज आर देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ बायोमार्कर। ये तो एक स्लाइड दिखाई है, इसके अलावा और भी बहुत से बायोमार्कर्स हैं। कुछ ऐसे जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं, कुछ ऐसे जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स हैं। अच्छा, कुछ ऐसे बायोमार्कर्स हैं जो कि बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं, जिसका प्रो कैल्सिटोनिन इज अ बायोमार्कर, आपने सुना होगा। प्रो कैल्सिटोनिन हम कराते हैं सेप्सिस में जो कि स्पेसिफिकली फॉर द बैक्टीरियल सेप्सिस के लिए। बात कर आपको समझ आ रही होती है कि वेदर इट इज बैक्टीरियल सेप्सिस, वेदर इट इज फंगल सेप्सिस। सो फंगल के लिए आप टॉप पे एक लिखा हुआ कि 1,3 बीटा डिग्लूकेन, सो दैट इज मार्कर फॉर द इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो इसके अलावा लैक्टेट आपको बता दिया था, प्रो कैल्शियोटिन आपको बता दिया, सी रेक्टिव प्रोटीन, डी डायमर। सो दीज आर ऑल बायोमार्कर्स जो कि आप करवाते हैं। बट अगेन ये हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। मे बी सी रेक्टिव प्रोटीन सॉरी सी रेक्टिव प्रोटीन आपको मिल जाए लेकिन ये जो 1,3 बीटा डिग्लूकेन है या प्रो कैल्शियोटिनिन है, ये आपको यूजुअली रेफरेंस लैब्स में या बड़ी लैब्स में मिलता है। सो एक क्विक गो थ्रू करेंगे हम कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे सेप्सिस की। बेसिकली आपकी इनिशियल रिससिटेशन होती है, देन मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स होता है, सोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली बेसिकली आप 1 आवर में करते हैं, फिर 6 आवर में करते हैं, फिर 24 आवर्स में। इनिशियल मैनेजमेंट 1 आवर में जो करेंगे दैट इज ऑफ कोर्स पेशेंट आता है सेप्सिस वाला तो आप हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे। देन ब्लड कल्चर इंपॉर्टेंट कि आप ब्लड कल्चर लेंगे। ब्लड कल्चर लेने के बाद आपने एम्पेरिकल एंटीबायोटिक देनी है उसको। जितनी स्टडीज ये कहते हैं कि आप जितनी अर्ली, स्पेशली अगर 1 आवर के अंदर अंदर आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो ज़्यादा प्रोग्नोसिस अच्छी होगी। जितना डिले करेंगे एंटीबायोटिक्स में प्रोग्नोसिस पुअर होगी। देन एंटीबायोटिक्स कौन सी देखनी है, इट डिपेंड्स ऑन के साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है। अगर कोई फोकस आपको मिल रहा है देन आपको लोकल एंटीबायोग्राम पता हो उस हॉस्पिटल का कि इस हॉस्पिटल में एंटीबायोग्राम क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म कॉमनली आ रहे हैं, कितने वो रेजिस्टेंट हैं। सो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसके बेस पे आप एंटीबायोटिक देते हैं। ब्रॉडली आप जब आप एम्पेरिकल देते हैं आपने ग्राम पॉजिटिव भी कवर करना होता है, ग्राम नेगेटिव भी कवर करने होते हैं और एनरोब भी कवर करने होते हैं एम्पेरिकली। देन ऑफ कोर्स IV फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे। यूजुअली हम देखते हैं कि कोलाइड्स और रेसोल्यूशन देते हैं। लैक्टेट लेवल चेक करना है आपने फर्स्ट आवर में, और जो आपको यूरिन आउटपुट है उसको मॉनिटर करना है। देन 6 आवर के बाद आपने सीरम लैक्टेट रिपीट करना है। इनिशियल रिससिटेशन उसको दो चेक करना है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपने वेजोप्रेसर देने हैं। देन वॉल्यूम स्टेटस को दोबारा रीचेक करना है, टिश्यू परफ्यूजन चेक करना है अगेन। एंड 24 आवर्स में फिर आपने क्या क्या कर लेना है, आपने सोर्स कंट्रोल देखना है कि सोर्स क्या था। डेफिनेटली इन 24 आवर्स में आपकी इमेजिंग भी हो जाएगी, आपकी रेडियोलॉजी वाली जो पैरामीटर्स है वो भी हो जाएंगे। उससे आपको सोर्स का भी आइडिया हो जाएगा कि क्या सोर्स था, वेदर इट वाज प्राइमरी बैक्टीरियम या इट वाज सेकेंडरी। वॉल्यूम स्टेटस को रीअसेस करना है।
और ऐसे पेशेंट जो कि अनरिस्पॉन्सिव है, देन यू नीड टू थिंक अबाउट हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड फ्लोरोकॉर्टिसोन। और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इंसुलिन कंट्रोल, सॉरी ग्लूकोज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी आपको बता दिया था। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल के साथ साथ आपने साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंटीकोगुलेशन, एंटी साइटोकाइन थेरेपी, ये सारी जो है ना आपने करनी है। कुछ थेरेपीज ऐसी हैं जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जिस तरह आपको बस नाम पता होना चाहिए, कि आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कि इनहिबिशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी के लिए आपको TLRs जो कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, और इसके अलावा आपके इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सुना होगा। साइटोकाइन एंड एंडोटॉक्सिन इनएक्टिवेशन और रिमूवल थेरेपीज भी हैं। देन आपके पास ग्रेनुलोसाइट माइक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेशन, इंटरफेरॉन गामा थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी आपने सुना होगा। ये सारी जो है ये इन्वेस्टिगेशनल है, ये कहीं ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ कि ये बहुत हेल्पफुल है, कहीं पे हेल्पफुल है, कहीं पे नहीं हेल्पफुल। सो इस सब इन्वेस्टिगेशनल है। देन प्रिवेंशन, जो लास्ट स्लाइड है, हाउ टू प्रिवेंट दिस bacteremia, sepsis. So one is community acquired bacteremia immunization. So immunization आपको सुना होगा कि वैक्सीन